बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन क्या होती है, एडिशन कितने टाइप्स की होती है, एडिशन को समझना क्यों ज़रूरी है और एडिशन की क्या इंपॉर्टेंस है डेंटल मटेरियल्स में या इसकी क्या रेलेवेंस है डेंटिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को। जैसे जैसे वो टर्मिनोलॉजीज़ हमें समझ में आती जाएंगी, हमें खुद ब खुद इस एडिशन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाएगा और इसकी रेलेवेंस भी डेंटिस्ट्री से समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले जो दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है कोहेजन और एडिशन। कोहेजन की अगर डेफिनेशन देखें तो कोहेजन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मटेरियल। यानी कि किसी भी मटेरियल के अंदर, कोई सा भी मटेरियल हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, वुड हो, कोई सा भी मटेरियल हो, उसके अपने अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं या अट्रैक्शन होती है उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे कोहेजन कहा जाता है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में जब एडिशन को देखते हैं तो एडिशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स एट एन इंटरफेस वेयर दे आर इन कॉन्टैक्ट। यानी कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में उन दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, उसे एडिशन कहा जाता है। और ये जो एडिशन है यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये केमिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, या केमिकल और मैकेनिकल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये एडिशन की टाइप्स पे, ये मैकेनिकल, केमिकल एडिशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी ये समझना ज़रूरी है कि ये जो एडिशन है यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, जो इंटरेक्शन होती है, ये केमिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एडिशन का जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि एडिशन यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, तो उनकी इंटरैक्शन या अट्रैक्शन इस तरह से होनी चाहिए उन दो डिफरेंट मटेरियल्स की कि वो दोबारा से एक दूसरे से सेपरेट ना हो। यानी कि एडिशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उन मटेरियल्स की सेपरेशन को प्रिवेंट करे, उन मटेरियल्स को दोबारा से सेपरेट ना होने दे। तो एडिशन का मेन गोल क्या होता है कि एडिशन को प्रिवेंट करना चाहिए सेपरेशन को। सेपरेशन किनकी? यानी कि जो दो डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आए हैं उनकी सेपरेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। एडिशन इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि उन दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, उसे इस तरह से होना चाहिए कि वो दो डिफरेंट मटेरियल्स दोबारा से एक दूसरे से सेपरेट ना हों। अब हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम एडिशन और कोहेजन को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल, ये एक जनरलाइज एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आए कि एडिशन और कोहेजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि एडिशन और कोहेजन है क्या। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट है। तो वाटर के अंदर जो अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन्हें कोहेजन कहा जाता है। और एडिशन क्या है? ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किससे कांटेक्ट में आ रहा है? लीफ से। तो लीफ और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, उससे एडिशन कहा जाता है। इसी एडिशन की वजह से ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये स्टे कर रहा है लीफ की सरफेस पे। तो यानी कि जो वाटर के अंदर जो अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कोहेजन कहलाती है, और जो वाटर और लीफ यानी कि दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो अट्रैक्शन और इंटरेक्शन है उसे एडिशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इस दूसरी एग्जाम्पल पे जो कि डेंटिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम्पल है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है डेंटिस्ट्री में। तो एडिशन की रेलेवेंस को समझने के लिए डेंटल मटीरियल्स में या डेंटिस्ट्री में हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप फिगर ए में देख सकते हैं कि एक प्री मोलर टूथ है जिसपे कैविटी प्रिपेयर की गई है, यानी कि कैरियस लीजन रिमूव कर दिया है और कैविटी प्रिपेयर की है। और इस कैविटी में जो फिलिंग मटेरियल प्लेस
डिस्कस करने वाले हैं वो है कोहेसिव गोल्ड फिलिंग। कोहेसिव गोल्ड फिलिंग को डिटेल में हम गोल्ड अलॉयज के चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडिशन और कोहेजन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड की फिलिंग को किस तरह से प्लेस किया जाता है। गोल्ड के फॉइल्स आते हैं, बहुत ही थिन फॉइल्स होते हैं गोल्ड के, वो फॉइल्स जो है वो कैविटी में प्लेस किया जाता है। वो फॉइल्स बहुत ही थिन होते हैं, यानी कि एक कैविटी को फिल करने के लिए मल्टीपल फॉइल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप फिगर ए में देख सकते हैं कि ये जो है वो एम्प्टी कैविटी है, यानी कि अभी तक इसमें फिलिंग मटेरियल प्लेस नहीं किया है। फिर आप फिगर ए में देखते हैं कि आप एक फॉइल प्लेस करते हैं। उस फॉइल को प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, कंडेंसर, उससे उस फॉइल को कंडेंस किया जाता है, अडेप्ट करवाया जाता है उस गोल्ड फॉइल को टूथ स्ट्रक्चर पे। फिर एक फॉइल के बाद दूसरा फॉइल प्लेस किया जाता है, फिर तीसरा फॉइल प्लेस करते हैं और तब तक प्लेस करते रहते हैं, जैसा कि आप फिगर डी में देख सकते हैं, कि जब तक पूरी कैविटी जो है वो उस गोल्ड फॉइल से यानी कि उस गोल्ड फिलिंग से फिल ना हो जाए कंप्लीटली। तो इस तरह से जो है वो गोल्ड की फिलिंग को प्लेस किया जाता है टूथ स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अब एडिशन और कोहेजन का कॉन्सेप्ट आता है कि जो गोल्ड फॉइल्स के बीच में, यानी कि गोल्ड फॉइल्स तो सेम ही मटेरियल है, गोल्ड का बना हुआ है, तो उन गोल्ड फॉइल्स के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में या उन गोल्ड फॉइल्स की लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो इंटरैक्शन है, उसे कोहेजन कहा जाता है। और टूथ स्ट्रक्चर और रेस्टोरेटिव मटेरियल के बीच में, जैसा कि आप फिगर एफ में देख सकते हैं, जो इंटरैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, उसे एडिशन कहा जाता है। यानी कि गोल्ड फॉइल सेम मटेरियल्स के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे कोहेजन कहते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि टूथ स्ट्रक्चर और फिलिंग मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे एडिशन कहा जाता है। तो इसीलिए एडिशन की प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि टूथ स्ट्रक्चर पे आप मल्टीपल डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो प्लेस करते हैं, चाहे वो फिलिंग मटेरियल है, कोई पिट्स एंड फिजर सीलेंट है, कोई ल्यूटिंग एजेंट है, कोई डेंटल एडिसिव है। ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो कि क्या किए जाते हैं, जिनको टूथ स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में प्लेस किया जाता है या टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस किया जाता है। तो यानी कि इन मटेरियल्स का टूथ स्ट्रक्चर से एडिशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इन मटेरियल्स और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये जो एडिशन है मटेरियल्स और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में, ये ऐसी होनी चाहिए कि ये मटेरियल सेपरेट ना हो टूथ स्ट्रक्चर से, बल्कि जैसे आपने उसे प्लेस किया है वो वैसे का वैसे ही रहे। इसीलिए हम इस एडिशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वो एडिशन कहलाता है। तो एडिशन कितने तरीके से हो सकती है, यानी कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो किस किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एडिशन को अफेक्ट करते हैं। तो यही हमारा इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है, समझना कि एडिशन क्या है, एडिशन कितने तरीक़ों से होती है और एडिशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एडिशन की प्रॉपर्टी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि टूथ स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। उन मटीरियल्स का टूथ स्ट्रक्चर से एडिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए आपको एडिशन की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर लोगों के जहन में कि हम जब भी एडिशन की बात कर रहे हैं तो टूथ स्ट्रक्चर बार बार क्यों बोल रहे हैं, जबकि जो रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे डेंचर्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं जब पेशेंट के ओरल कैविटी में कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता, तो वो डेंचर्स किससे एडिशन करते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू से कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनकी एडिशन तो सॉफ्ट टिश्यू के साथ होती है। तो वो हम सॉफ्ट टिश्यू को यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सॉफ्ट टिश्यू का वर्ड क्यों नहीं बोल रहे यहाँ पे, क्योंकि वो जो डेंचर और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में एडिशन होती है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि उसमें मेन फैक्टर होता है स्लाइवा, जो कि कैपिलरी एक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है डेंचर और सॉफ्ट म्यूकोजा के बीच में, और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं इसमें कि पेशेंट की मसल मूवमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया गया है डेंचर फैब्रिकेट करते हुए, फिर बॉर्डर्स को कैसे सील किया गया है, बॉर्डर्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उस डेंचर और म्यूकोजा की एडिशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं, उनको डिफरेंट जो है वो कैटेगरी में डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए जब भी हम एडिशन की बात करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में, तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं
मटीरियल्स की एडिशन विद टूथ स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी डेंटिस्ट्री में डेंटल एडिशन की टर्म की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उस एडिशन की बात करते हैं जो कि टूथ स्ट्रक्चर और डिफरेंट मटीरियल्स के बीच में हो रही है। तो इसीलिए इस लेक्चर में भी हम टूथ स्ट्रक्चर और डिफरेंट मटीरियल्स की एडिशन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि जब टूथ स्ट्रक्चर और डिफरेंट मटीरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कौन कौन सी एडिशन हो सकती है और कौन से फैक्टर्स उन एडिशन को अफेक्ट करते हैं। यानी कि एडिशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एडिशन क्या है, ये अभी हमने समझ लिया। एडिशन कितने टाइप्स की होती है और कौन से फैक्टर उस एडिशन को अफेक्ट करते हैं, ये अब हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। अब एडिशन के आगे के लेक्चर को समझने से पहले यहाँ पे दो टर्म्स का और समझना बहुत ज़रूरी है जो कि इस एडिशन की प्रॉपर्टी में बार बार यूज़ होंगी। वो सबसे पहली टर्म है एडेसिव। एडेसिव वो मटेरियल होते हैं जो कि दो सरफेसेस को ज्वाइन करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मटेरियल्स विच आर एबल टू ज्वाइन टू सरफेसेस टुगेदर आर नोन एज एडेसिव्स। और एडहेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिन पे एडेसिव अप्लाई किया जाता है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरे पास एक पेपर है और मुझे वो पेपर जो है वो दीवार पे चिपकाना है और मेरे पास जो है वो ग्लू है। तो ग्लू क्या कर रहा है, बेसिकली एडेसिव के तौर पे एक्ट कर रहा है। यानी कि ग्लू क्या है, एडेसिव, वो दो डिफरेंट सरफेसेस को यानी कि पेपर और वॉल को आपस में ज्वाइन करेगा। और ग्लू मैंने किस पे लगाया है, पेपर पे। तो पेपर क्या हो गया, एडहेरेंट हो गया, यानी कि वो मटेरियल जिस पे एडेसिव अप्लाई किया गया है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एडिशन की प्रॉपर्टी है ये किन मटेरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है तीन मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा, फिलिंग मटेरियल्स, ल्यूटिंग मटेरियल्स और फिजर सीलेंट्स। जब हम इन मटेरियल्स को वन बाय वन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनके लिए एडिशन की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं फिलिंग मटेरियल को। फिलिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टूथ स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उनकी एस्थेटिक को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये फिलिंग मटेरियल है जो कि मोलर की अक्लूजल सरफेस पे प्लेस किया गया है। तो ये जो फिलिंग मटेरियल है ये किससे कांटेक्ट में आ रहा है, टूथ स्ट्रक्चर से। यानी कि टूथ स्ट्रक्चर और फिलिंग मटेरियल के बीच में एडिशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टूथ स्ट्रक्चर और फिलिंग मटेरियल के बीच में एडिशन होनी चाहिए। तो इसलिए एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो फिलिंग मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलिंग मटेरियल आप टूथ स्ट्रक्चर में प्लेस कर रहे होते हैं और ये टूथ स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आ रहे होते हैं। अब दूसरा जो मटेरियल जिसके लिए एडिशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिट्स एंड फिजर सीलेंट। आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि पिट्स एंड फिजर सीलेंट्स वो मटेरियल होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है टूथ स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट डीप पिट्स एंड फिजर को ब्लॉक करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पिट्स एंड फिजर भी किससे कांटेक्ट में आ रहे हैं, टूथ स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो पिट्स एंड फिजर सीलेंट और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में भी एडिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आ जाते हैं तीसरी मटेरियल की कैटेगरी जिसके लिए एडिशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ल्यूटिंग मटेरियल्स या ल्यूटिंग एजेंट्स। ल्यूटिंग एजेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेंटिस्ट्री में बहुत से अप्लाइंसेस और प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन ऐसी होती हैं जो कि लैब में फैब्रिकेट की जाती हैं, यानी कि लैब में बनाई जाती हैं, चेयर साइड नहीं बना सकते आप उन्हें। उसमें आपके पास क्राउन आ जाता है जो कि इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, फिक्स प्रोस्थेसिस, ये क्राउन, ब्रिज है, इनलेस हैं, ऑनलेस हैं, विनियर्स हैं, ये सारी वो प्रोसेसेस हैं जो कि लैब में फैब्रिकेट की जाती हैं, लैब में बनाई जाती हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जो कि लैब में बनाई जाती हैं, इन्हें बाद में क्या करना होता है, टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस करना होता है, या प्लेस करने से ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड होता है, इन्हें टूथ स्ट्रक्चर पे सीमेंट करना होता है। यानी कि जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक क्राउन है जो कि प्रिपेयर किया गया है और इसे इस टूथ स्ट्रक्चर पे सीमेंट करना है, यानी कि टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस करना है। तो ल्यूटिंग एजेंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इस टूथ स्ट्रक्चर और इस प्रोस्थेसिस को ज्वाइन करने के लिए। यानी कि ल्यूटिंग एजेंट ऐसे मटेरियल होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, वो ल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। आपने उस मटेरियल को मिक्स किया और इस क्राउन की हॉलो साइड, ये हॉलो साइड होती है, इस पे इस ल्यूटिंग एजेंट को प्लेस कर देते हैं और जो है वो इस क्राउन को जो है वो टूथ पे सीमेंट करवा देते हैं। तो वो जो सीमेंट होता है यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, वो बेसिकली क्या करता है, इन दो सरफेसेस को
यानी कि प्रोसेसेस और टूथ स्ट्रक्चर को आपस में ज्वाइन कर देता है, यानी कि ये जो ल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं ये एडिसिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो फौरन से क्वेश्चन आता है तो इनको एडिसिव्स ही क्यों नहीं कह रहे, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी कि ल्यूटिंग एजेंट है एडिसिव्स ही, ये दो डिफरेंट सरफेसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ल्यूटिंग एजेंट स्पेसिफिकली वो एडिसिव्स हैं जो कि किसी एक्स्ट्रा ओरल प्रोसेसेस को, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जिसे लैब में फैब्रिकेट किया गया है उसे टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए या सीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि इन तीन मटेरियल्स के लिए एडिजन की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो कि टूथ स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो टूथ स्ट्रक्चर और इन मटेरियल्स के बीच में एडिजन का होना बहुत ज़रूरी है, कि यानी कि एडिजन ऐसी हो कि जब आप इन मटेरियल्स को प्लेस करें तो ये दोबारा से टूथ स्ट्रक्चर से सेपरेट ना हो ये मटेरियल। एडिजन की टाइप्स और वो फैक्टर्स जो कि एडिजन को अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो आगे एडिजन की टाइप्स और जो फैक्टर्स जो कि एडिजन को अफेक्ट करते हैं जो कि हम स्टडी करने वाले हैं, तो उनमें एडिसिव और एडहेरेंट का वर्ड बार बार यूज़ किया जाएगा। तो एडिसिव और एडहेरेंट की हम जनरलाइज डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब डेंटिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जब डेंटल मटीरियल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो एडिसिव और एडहेरेंट किसको कहा जाता है? एडहेसिव कोई फिलिंग मटीरियल भी हो सकता है, यानी कि एक फिलिंग मटीरियल जो कि टूथ स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आ रहा है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो टूथ स्ट्रक्चर से जो है वो एडिजन कर सकता है, चाहे वो केमिकली करे या मैकेनिकली करे। तो ऐसा फिलिंग मटेरियल भी एडिसिव कहलाएगा, यानी कि फिलिंग मटेरियल भी एडिसिव हो सकता है क्योंकि वो टूथ स्ट्रक्चर से जो है वो मैकेनिकली या केमिकली बॉन्ड कर रहा है। तो फिलिंग मटेरियल भी एडिसिव हो सकता है, ल्यूटिंग एजेंट भी एडिसिव हो सकता है, पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स भी एडिसिव हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है स्पेसिफिकली डेंटल एडिसिव्स, कि डेंटल एडिसिव्स का टर्म हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? डेंटल एडिसिव्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं किसी भी फिलिंग मटेरियल और टूथ स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग करवाने के लिए। तो उन मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिकली डेंटल एडिसिव्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वो कुछ फिलिंग मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि या तो वो खुद ही मैकेनिकली या केमिकली जो है वो एडिजन कर सकते हैं टूथ स्ट्रक्चर के साथ, तो यानी कि उस फिलिंग मटेरियल के अंदर ही एडिसिव प्रॉपर्टी है। तो एडिसिव आपके पास एक फिलिंग मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन अगर एक फिलिंग मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से टूथ स्ट्रक्चर से एडिजन फॉर्म कर सके या एडिजन कर सके, तो डेंटल एडिसिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो डेंटल एडिसिव स्पेसिफिकली उन मटेरियल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि यूज़ किए जाते हैं टूथ स्ट्रक्चर को और फिलिंग मटेरियल को आपस में बॉन्ड करवाने के लिए, अडेयर करवाने के लिए। तो यानी कि एडिसिव आपके पास कोई फिलिंग मटेरियल भी हो सकता है, ल्यूटिंग एजेंट भी हो सकता है, पिट्स एंड फिशर सीलेंट भी हो सकता है और डेंटल एडिसिव भी हो सकता है। यानी कि जब भी इस लेक्चर में एडिसिव का वर्ड आएगा तो वो एडिसिव, यानी कि आप फिलिंग मटेरियल की भी बात कर रहे हैं, ल्यूटिंग एजेंट की भी बात कर रहे हैं, पिट्स एंड फिशर सीलेंट की भी बात कर रहे हैं और डेंटल एडिसिव की भी बात कर रहे हैं। और एडिसिव के लिए लिक्विड का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो फौरन से जहन में आता है कि लिक्विड का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आगे जाके आप फैक्टर्स और टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें बार बार लिक्विड का वर्ड आएगा, तो लिक्विड का मतलब एडिसिव ही होता है। तो इसलिए लिक्विड का वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो भी फिलिंग मटेरियल है, डेंटल एडिसिव है, ल्यूटिंग एजेंट है, पिट्स एंड फिशर सीलेंट है, जब इनिशियली आप इनको टूथ स्ट्रक्चर में प्लेस करते हैं और जब उनकी एडिजन उस वक्त हो रही होती है तो मटेरियल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी डेंटल मटेरियल्स होते हैं जब उन्हें मिक्स करते हैं तो वो इनिशियली लिक्विड स्टेट में होते हैं, फ्लूइड स्टेट में होते हैं, फिर जाके जो है वो जब सेट होते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इनकी लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन होती है। तो जब ये मटीरियल्स यानी कि फिलिंग मटीरियल्स, ल्यूटिंग एजेंट्स, सीलेंट्स, एडिसिव्स, जब ये टूथ स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब एडिशन हो रही होती है, तो ये मटीरियल्स फ्लूइड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो इसलिए इस पूरे एडिशन के आगे के लेक्चर में एडिसिव के लिए लिक्विड का वर्ड भी यूज़ किया जाएगा। तो यानी कि आगे के लेक्चर में जब भी एडिसिव का वर्ड आएगा तो एडिसिव की जगह पे वो लिक्विड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और एडिसिव और लिक्विड से मुराद जो है वो कोई फिलिंग मटेरियल भी हो सकता है, ल्यूटिंग एजेंट भी हो सकता है, पिट्स एंड फिशर सीलेंट भी हो सकता है और डेंटल एडिसिव भी हो सकता है। और जब हम डेंटिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम एडहेरेंट किसको कह रहे हैं? टूथ स्ट्रक्चर को। और टूथ स्ट्रक्चर के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है इन्होंने? सॉलिड।
एडिसिव के लिए लिक्विड और एडहेरेंट जो कि तुत स्ट्रक्चर है उसके लिए सॉलिड। और यहाँ पे सिंपली इस एडिजन का जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि एम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडिजन टूथ स्ट्रक्चर और दूसरे मटेरियल्स के बीच में एडिजन इस तरह से होनी चाहिए कि उनके बीच में कोई भी गैप ना हो और टूथ स्ट्रक्चर पे मिनिमम डैमेज हो, और इनकी एडिजन इस तरह से हो कि वो मटेरियल और टूथ स्ट्रक्चर दोबारा से एक दूसरे से सेपरेट ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे एडिजन की टाइप्स को, यानी कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में किस किस तरीके की एडिजन हो सकती है। तो एडिजन को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, मैकेनिकल एडिजन और केमिकल एडिजन। अब हम इन दोनों कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैकेनिकल एडिजन। मैकेनिकल एडिजन में एडहेसिव जो है वो इंगेज करता है अंडरकट जो कि एडहेरेंट की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी कि एडहेसिव और एडहेरेंट के बीच में फिजिकल इंटरलॉकिंग होती है, यानी कि एडहेसिव जो है वो इंगेज करता है अंडरकट जो कि प्रेजेंट होता है एडहेरेंट की सरफेस पे। और अंडरकट किसे कहा जाता है? अंडरकट कहा जाता है किसी ऐसे डिप्रेशन को, किसी ऐसे ग्रूव को जिसकी शेप इस तरह की हो, यानी कि आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, ब्रॉड है, और जो इसकी नेक है यानी कि इसका जो एपेक्स है वो नैरो है। तो मटेरियल क्या होता है आपके पास? फिजिकली इंटरलॉक हो रहा है, क्योंकि अगर ये मटेरियल इस एडिसिव इस अंडरकट में जो है वो फ्लो कर गया, उसने इस अंडरकट के अंदर चला गया, तो उसके निकलने के चांसेस कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो है वो ब्रॉड है और ओपनिंग जो है वो क्या है, कितनी स्मॉल है। तो मटेरियल अगर डिसलॉज हो भी रहा होगा तो ये जो नैरो ओपनिंग है वो रेजिस्ट करेगी उसकी डिसलॉजमेंट को, यानी कि उसकी सेपरेशन को। मैकेनिकल एडिजन वो एडिजन है जिसमें एडिसिव इंगेज करता है एडहेरेंट सरफेस पे प्रेजेंट अंडरकट को, और वो अंडरकट जो है वो एडहेसिव को फिजिकली इंटरलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो एडहेसिव जो है वो फिर एडहेरेंट से सेपरेट नहीं हो सकता। यानी कि एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती मैकेनिकल एडिजन में, यहाँ पे फिजिकल इंटरलॉकिंग हो रही होती है। मैकेनिकल एडिजन की दो टाइप्स हैं, मैक्रो मैकेनिकल एडिजन और माइक्रो मैकेनिकल एडिजन। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो मैकेनिकल एडिजन। मैक्रो मैकेनिकल एडिजन देखने में आती है फिलिंग मटीरियल डेंटल अमेलगम में। डेंटल अमेलगम जो फिलिंग मटीरियल है उसके लिए क्या किया जाता है कि जो कैविटी प्रिपेयर की जाती है तो स्ट्रक्चर की सरफेस पे, उस कैविटी का शेप ही अंडरकट रखा जाता है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये पूरी कैविटी की शेप क्या है, ये पूरी कैविटी ही जो है वो अंडरकट शेप में है, ताकि जो एडहेसिव है यानी कि जो डेंटल अमेलगम फिलिंग मटेरियल है उसे मैकेनिकली इंटरलॉक किया जा सके, मैकेनिकली अडहेयर किया जा सके। यानी कि मैक्रो मैकेनिकल एडिजन में सिंगल लार्ज अंडरकट कैविटी जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऐसी एडिजन यानी कि ऐसी मैकेनिकल एडिजन जिसमें सिंगल लार्ज अंडरकट कैविटी यूज़ की जाए उसे मैक्रो मैकेनिकल एडिजन कहते हैं। फिर दूसरी जो एडिजन की टाइप है वो माइक्रो मैकेनिकल एडिजन है। माइक्रो मैकेनिकल एडिजन में टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे मल्टीपल होल्स या इरेगुलरिटीज़ या अंडरकट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो एडिसिव्स होते हैं वो उन्हीं जो है वो मल्टीपल अंडरकट्स और होल्स या इरेगुलरिटीज़ को जो है वो इंगेज करते हैं। तो इस तरीके से जो एडिजन होती है उसे माइक्रो मैकेनिकल एडिजन कहा जाता है, और उसकी एग्जाम्पल है रेजिन कॉम्पोजिट्स। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये इनेमल की सरफेस पे मल्टीपल अंडरकट्स प्रेजेंट हैं। ये अंडरकट्स मैंने मार्क किए हैं, और ये जो रेजिन फिलिंग मटेरियल है ये किन को एंगेज कर रहा है, इन्हीं अंडरकट्स को एंगेज कर रहा है। और इस तरह से जो एडिजन होती है जिसमें मटेरियल जो है वो एंगेज कर रहा होता है मल्टीपल स्मॉल अंडरकट्स या इरेगुलरिटीज़ जो कि टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसे माइक्रो मैकेनिकल अटैचमेंट कहा जाता है। अगर मैकेनिकल एडिजन को समराइज करें तो मैकेनिकल एडिजन को इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडिजन वो एडिजन है जिसमें एडिसिव इंगेज करता है अंडरकट्स जो कि प्रेजेंट है एडहेरेंट की सरफेस पे। अगर एडहेरेंट सरफेस पे एक सिंगल लार्ज अंडरकट प्रेजेंट है जिससे एडिसिव इंगेज कर रहा है तो वो मैक्रो मैकेनिकल एडिजन कहलाती है, और अगर एडहेरेंट की सरफेस पे मल्टीपल स्मॉल अंडरकट्स या इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो माइक्रो मैकेनिकल एडिजन कहलाता है। दूसरी जो एडिजन की टाइप है वो है केमिकल एडिजन। केमिकल एडिजन में एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में केमिकल एफिनिटी होती है, यानी कि एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और वो केमिकली एडहेयर करता है एडिसिव एडहेरेंट के साथ।
तो वो एडिशन जिसमें एडिसिव और एडिरेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो जाए उसे केमिकल एडिशन कहा जाता है। अगर एडिसिव और एडिरेंट के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है वो प्राइमरी बॉन्ड्स के थ्रू हो रही है, यानी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रही है, तो ये जो एडिशन होती है इसे स्ट्रॉन्ग एडिशन कहा जाता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है एडिसिव और एडिरेंट का। लेकिन अगर ये जो एडिशन है बिटवीन एडिसिव और एडिरेंट ये सेकेंडरी बॉन्ड्स के थ्रू हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू ये एडिशन हो रही है, तो ये वीक बॉन्ड कहलाता है, यानी कि वीक एडिशन कहलाती है बिटवीन एडिसिव एंड एडिरेंट। और केमिकल एडिशन की जो एग्जाम्पल है वो है ग्लास आयनोमर सीमेंट्स, पॉलीकार्बोजाइलेट सीमेंट्स और एडिसिव रेजिन सीमेंट्स। इस फिगर में डेंटल एडिशन या डेंटल बॉन्डिंग को समराइज किया गया है। एडिशन और बॉन्डिंग दोनों वर्ड्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो एडिशन दो तरीके से हो सकती है, केमिकल एडिशन होती है और एक मैकेनिकल एडिशन होती है। अगर एडिसिव और एडिरेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है या केमिकल एडिशन कहलाता है। और अगर एडिसिव और एडिरेंट के बीच में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो रही है, यानी कि एडिसिव इंगेज कर रहा है अंडरकट्स को जो कि एडिरेंट की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये मैकेनिकल बॉन्डिंग कहलाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में एडिसिव और एडिरेंट क्यों सेपरेट नहीं हो रहे होते? क्योंकि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। और मैकेनिकल बॉन्डिंग में एडिसिव और एडिरेंट क्यों सेपरेट नहीं हो रहे होते? क्योंकि एडिसिव जो कि फ्लो कर गया है एडिरेंट की सरफेस से प्रेजेंट अंडरकट में, तो उसने उस एडिसिव को फिजिकली इंटरलॉक कर दिया है। और फिजिकली इंटरलॉक करने का मतलब ये है कि वहाँ पे अपनी पोजीशन पे उसे रिटेन कर दिया है और उसकी डिसलॉजमेंट को वो अंडरकट प्रिवेंट कर रहा है। उन फैक्टर्स को समझने के लिए जो कि अफेक्ट करते हैं एडिसिव और एडिरेंट के बीच में एडिशन को, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर एडिशन होने के लिए एडिसिव और एडिरेंट का एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस लास्ट लाइन को आपने बहुत गौर से रीड करना है कि एडिसिव मस्ट बी कैपेबल ऑफ वेटिंग द एडिरेंट सरफेस, यानी कि एडिसिव के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वेट कर सके एडिरेंट सरफेस को। वेटिंग कहते हैं या कि कोई लिक्विड सॉलिड की सरफेस पे कितना स्प्रेड कर रहा है। तो यानी कि एडिसिव एडिरेंट से कैसे क्लोज कांटेक्ट में आएगा? जब वो एडिसिव स्प्रेड कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा एडिरेंट की सरफेस पे। यानी कि प्रॉपर एडिशन डेवलप होने के लिए एडिसिव और एडिरेंट के बीच में एडिसिव के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्प्रेड कर जाए एडिरेंट सरफेस पे। जैसे कि वेटिंग की डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अ सॉलिड सरफेस। तो जब तक एडिसिव स्प्रेड नहीं करेगा एडिरेंट सरफेस पे, फ्लो नहीं करेगा एडिरेंट सरफेस पे, तब तक एडिसिव और एडिरेंट के बीच में एडिशन नहीं हो सकती। तो इसलिए चाहे केमिकल एडिशन हो या मैकेनिकल एडिशन हो, ये बहुत ज़रूरी है कि एडिसिव यानी कि लिक्विड स्प्रेड कर जाए एडिरेंट की सरफेस पे। और एक एडिसिव कितना वेट कर रहा है, कितना स्प्रेड कर रहा है एडिरेंट सरफेस पे, ये पता चलता है उसके कांटेक्ट एंगल से। कांटेक्ट एंगल की अगर डेफिनेशन देखें तो ये वो एंगल है जो कि फॉर्म होता है बिटवीन सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड। यानी कि सरफेस ऑफ द एडिसिव और एडिरेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे कांटेक्ट एंगल कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एडिशन, प्रॉपर एडिशन होने के लिए एडिसिव और एडिरेंट के बीच में एडिसिव के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वेट कर दे एडिरेंट सरफेस को, यानी कि स्प्रेड कर जाए एडिरेंट सरफेस पे, फ्लो कर जाए, ताकि एडिसिव और एडिरेंट दोनों इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाए। और एक एडिसिव कितना वेट कर रहा है एडिरेंट सरफेस को, ये उसके कांटेक्ट एंगल से पता चलता है। और कांटेक्ट एंगल वो एंगल होता है जो कि फॉर्म होता है सॉलिड और लिक्विड की सरफेस के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज में ये सॉलिड सरफेस शो हो रही है और ये लिक्विड है, और आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो 95 डिग्री, यानी कि एंगल कितना ज़्यादा है। और ये एंगल इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड ने जो है वो स्प्रेड नहीं किया। आप देख सकते हैं कि लिक्विड किस तरह से ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो स्प्रेड नहीं हुआ है सॉलिड की सरफेस पे। इसलिए कांटेक्ट एंगल जो है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा कांटेक्ट एंगल क्या इंडिकेट कर रहा है? पुअर वेटिंग को, यानी कि लिक्विड स्प्रेड नहीं हुआ है सॉलिड सरफेस पे, यानी कि एडिसिव स्प्रेड नहीं हुआ है सॉलिड सरफेस पे। यानी कि जितना कांटेक्ट एंगल ज़्यादा होगा वो इंडिकेट करेगा
कि लिक्विड ने स्प्रेड नहीं किया है सॉलिड की सरफेस पे, यानी कि एडिसिव ने स्प्रेड नहीं हुआ है सॉलिड की सरफेस पे। अब आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि ये लिक्विड है और ये आपके पास एडहेरेंट है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना स्मॉल है, 15 डिग्री, जो कि शो कर रहा है कि गुड वेटिंग को, कि यानी कि लिक्विड स्प्रेड कर गया है सॉलिड सरफेस पे। और 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल इंडिकेट करता है कि लिक्विड और सॉलिड बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए। आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड और सॉलिड बिल्कुल इंटीमेट कांटेक्ट में आ गए, यानी कि लिक्विड ने कम्प्लीटली वेट कर दिया है सॉलिड सरफेस को। और अब हम यहाँ पे एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड हम एडिसिव के लिए यूज़ करते हैं और सॉलिड का वर्ड हम एडहेरेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कांटेक्ट एंगल से पता चलता है कि एक एडिसिव कितना वेट कर रहा है, यानी कि कितना स्प्रेड कर रहा है एडहेरेंट की सरफेस पे। जितना ज़्यादा लिक्विड स्प्रेड कर जाएगा एडहेरेंट की सरफेस पे, जो कि आप प्लस 0 डिग्री इसमें देख सकते हैं, तो उतना स्मॉल एंगल जो है वो फॉर्म होता है, यानी कि कांटेक्ट एंगल उतना कम होता है। यानी कि कम कांटेक्ट एंगल इंडिकेट करता है गुड वेटिंग को और हाई कांटेक्ट एंगल इंडिकेट करता है पुअर वेटिंग को। यानी कि ये जो वेटिंग जो फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है एडिशन डेवलप होने के लिए एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में। जब तक एडिसिव के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो वेट कर सके एडहेरेंट सरफेस को, तब तक कोई एडिशन जो है वो नहीं होगी एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में। यानी कि वेटिंग की फैक्टर है कि जब तक एडिसिव एडहेरेंट को प्रॉपरली वेट नहीं करेगा उसकी सरफेस को, यानी कि एडहेरेंट की सरफेस पे फ्लो नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, एडिसिव और एडहेरेंट के बीच में बॉन्डिंग या एडिशन नहीं होगी। तो इसलिए वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वेटिंग को, ये वही फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं एडिशन बिटवीन एडिसिव एंड एडहेरेंट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स को जो कि वेटिंग को इफेक्ट करते हैं, और जब वेटिंग अफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली फिर एडिशन अफेक्ट होती है बिटवीन एडिसिव एंड एडहेरेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स को जो कि अफेक्ट करते हैं वेटिंग को, यानी कि एडिशन को। तो वो 4 फैक्टर्स हैं: सरफेस एनर्जी ऑफ द एडहेरेंट, सरफेस टेंशन ऑफ द एडिसिव, सरफेस एरिया एंड विस्कोसिटी ऑफ द एडिसिव। सबसे पहला फैक्टर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अफेक्ट करता है वेटिंग को, वो है सरफेस एनर्जी ऑफ द एडहेरेंट। सरफेस एनर्जी ऑफ द एडहेरेंट, इस फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉलिड की, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 तरह के एटम्स को हाईलाइट किया गया है। एक सॉलिड की सरफेस पे जो एटम होते हैं, जो कि इस पिक्चर में हम इसे लेबल कर देते हैं S से, और एक सॉलिड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं I से। यानी कि ये जो इंटीरियर एटम्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये इक्वली अट्रैक्टेड है ऑल डायरेक्शंस में। जैसे कि मैं इन्हें मार्क करती जाती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इंटीरियर जो एटम होते हैं सॉलिड में, यानी कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं हर डायरेक्शन में, यानी कि इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है। लेकिन जो सरफेस एटम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ ये अनइक्वली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि सिर्फ एक साइड से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक साइड इनकी बिल्कुल फ्री होती है, कोई भी नेबरिंग एटम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये सरफेस एटम है। यानी कि सरफेस एटम वो एटम्स होते हैं जो कि अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं हर डायरेक्शन में। तो ये जो सरफेस आइटम होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि सरफेस आइटम के पास प्रेजेंट है, इसे सरफेस एनर्जी कहा जाता है। और ये इसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये जो सरफेस आइटम होते हैं ये रेडी होते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ी या रीडली अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एटम्स इन मॉलिक्यूल से। यानी कि जब ये सरफेस एटम किसी दूसरे एटम्स इन मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आते हैं, किसी दूसरे मटेरियल के एटम्स इन मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आते हैं, तो ये उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उनसे बॉन्ड करने के लिए, उनसे अडहेयर करने के लिए रेडी रहते हैं। यानी कि एडहेरेंट की सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसमें वेटिंग भी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, सरफेस पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, जब वो एडेसिव्स के एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे बॉन्ड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो एडेसिव जो होता है वो और ज़्यादा जो है वो
स्प्रेड करता है, फ्लो करता है एडहेरेंट की सरफेस पे हाई सरफेस एनर्जी होने की वजह से, क्योंकि जो एडहेरेंट की सरफेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस एडेसिव से अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बॉन्ड करते हैं और उससे फ्लो करवाते हैं, उससे स्प्रेड करवाते हैं अपनी सरफेस पे। तो इसीलिए एडहेरेंट की सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंक्रीज वेटिंग होगी। अभी तक हमने जो पहला फैक्टर जो कि वेटिंग को अफेक्ट कर रहा होता है वो हमने डिस्कस किया, सरफेस एनर्जी ऑफ द एडहेरेंट। दूसरा फैक्टर जो कि वेटिंग को अफेक्ट करता है वो है सरफेस टेंशन ऑफ द एडहेसिव। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी काफ़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं। सरफेस एनर्जी प्रॉपर्टी है सॉलिड की और सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में बेसिकली डिफरेंट क्या है, तो इसे ही तो लिक्विड के लिए भी सरफेस एनर्जी का वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो लिक्विड में भी सेम होता है कि जो इंटीरियर जो एटम्स होते हैं लिक्विड में वो इक्वली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं हर डायरेक्शन में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो सरफेस पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते, क्योंकि उनकी एक साइड पे जैसे आप देख सकते हैं कि एटम प्रेजेंट नहीं है, तो वो सिर्फ एक साइड, तो वो अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए लिक्विड की जो सरफेस पे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं सॉलिड की तरह। तो सरफेस टेंशन क्या है, असल में सॉलिड में ये होता है कि जब सॉलिड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो सरफेस एटम पे जब अनइक्वल फोर्सेस लग भी रही होती हैं तो वो फोर्सेस उसे इधर उधर मूव नहीं करने देती। लेकिन लिक्विड में ये होता है, जैसे कि आप इस सेकेंड इमेज में देख सकते हैं कि जो लिक्विड पे जो सरफेस एटम प्रेजेंट है इस पे जो अनइक्वल फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस इसे इनवर्ट पुल करवाती हैं, अंदर की साइड पे पुल करवाती हैं, क्योंकि अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो तो इक्वली हर डायरेक्शन में जो है वो पुल हो रहा है, लेकिन सरफेस एटम इक्वली हर डायरेक्शन में पुल नहीं हो रहा। और लिक्विड के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी गैप होता है। तो क्या होता है कि जो सरफेस एटम होते हैं लिक्विड के, ये इनवर्ट पुल होते हैं। तो इनवर्ट जब ये पुल होते हैं तो ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करते हैं, अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में श्रिंक करता है लिक्विड। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी जो ड्रॉप होता है लिक्विड का वो स्फेरिकल क्यों दिखता है, वो स्फेरिकल इसलिए दिखता है कि जो सरफेस एटम होते हैं वो इनवर्ट पुल हो रहे होते हैं, और वो इनवर्ट पुल होने की वजह से जो लिक्विड का ड्रॉप होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है और वो आपको स्फेरिकल दिखता है। तो यानी कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी हो गई जो कि लिक्विड की कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड अपने आप को किसी शेप में या मिनिमम एरिया में एक्वायर कर रहा होता है, और इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड होता है वो अपने आप को ड्रॉपलेट या स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो मेंटेन रखता है। तो यानी कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी हो गई जो कि लिक्विड को उसकी स्फेरिकल शेप में या किसी ड्रॉपलेट की फॉर्म में मेंटेन रखने की कोशिश करती है, यानी कि लिक्विड को मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो एक्वायर करवाने की कोशिश करती है। तो वो लिक्विड्स या वो एडेसिव्स जिनकी सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा हाई होती है वो उतना ही कम वेटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, वो लिक्विड को ड्रॉपलेट की फॉर्म में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो स्प्रेड नहीं करते सॉलिड सरफेस पे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक लिक्विड शो हो रहा है सॉलिड सरफेस पे और एक ये लिक्विड शो हो रहा है सॉलिड सरफेस पे। ये जो फर्स्ट लिक्विड का है इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्प्रेड नहीं कर रहा सॉलिड की सरफेस पे, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा है जो कि इसको अलाउ नहीं कर रही कि ये सॉलिड सरफेस पे जो है वो स्प्रेड करे। ये किस वजह से हो रहा है? हाई सरफेस टेंशन की वजह से ये लिक्विड जो है वो वेट नहीं कर रहा सॉलिड सरफेस को, जबकि ये दूसरा लिक्विड आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड सरफेस पे स्प्रेड कर गया है और फ्लो कर गया है, यानी कि ये सॉलिड सरफेस को इसने वेट कर दिया है इस लिक्विड ने, क्योंकि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन जो थी वो लो थी। यानी कि सरफेस टेंशन जितनी कम होगी वो लिक्विड जो है वो उतना फ्लो कर जाएगा, उतना स्प्रेड कर जाएगा सॉलिड सरफेस पे, और सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी वेटिंग उतनी कम होगी, यानी कि वो लिक्विड जो है वो स्प्रेड नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो कैसे पता चलता है कि जब एडेसिव और एडहेरेंट कांटेक्ट में आ रहे हैं कि एडेसिव यानी कि जो लिक्विड है वो फ्लो करेगा, स्प्रेड करेगा एडहेरेंट सरफेस पे या नहीं? अगर एडेसिव की सरफेस टेंशन एडहेरेंट की सरफेस एनर्जी से ज़्यादा है
तो वो लिक्विड जो है वो स्प्रेड नहीं करेगा, यानी वो एडिसिव स्प्रेड नहीं करेगा एडहेरेंट सरफेस पे। लेकिन अगर एडहेरेंट की सरफेस एनर्जी लिक्विड की सरफेस टेंशन से ज़्यादा है तो वो इस सरफेस एनर्जी जो है वो इंक्रीज सरफेस एनर्जी उस सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देगी और वो लिक्विड स्प्रेड कर जाएगा सॉलिड या एडहेरेंट की सरफेस पे। तो इस तरह से सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी अफेक्ट करते हैं वेटिंग को। अभी जो हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको हम समझते हैं थोड़ा और अच्छे से दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। टेंटल एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि ये हमें और बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये जो टूथ स्ट्रक्चर और एडहेरेंट है, इसके भी सरफेस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई सरफेस एनर्जी की वजह से रेडी होते हैं दूसरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए, उन्हें उनसे बॉन्ड करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन टूथ स्ट्रक्चर के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टूथ स्ट्रक्चर में प्लेस करना है ग्लास आयनोमर रेस्पिरेटिव मटीरियल, जो कि एक वाटर बेस यानी कि हाइड्रोफिलिक जो है वो फिलिंग मटीरियल है। तो जैसे ही जो ग्लास आयनोमर फिलिंग मटीरियल है, जिससे जो कि एडिसिव है, जो कि खुद भी हाइड्रोफिलिक है, जब वो कॉन्टैक्ट में आता है टूथ स्ट्रक्चर से जो कि खुद भी हाइड्रोफिलिक है, तो क्या होता है कि इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इनके बीच में जनरेट होती हैं, जो कि सरफेस टेंशन है जो कि उसकी एडिसिव की यानी कि उस फिलिंग मटेरियल की उससे ब्रेक कर देता है, और वो मटेरियल जो है वो एडिजन करता है, अडेयर करता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ। इसी तरह से अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं रेजिन कॉम्पोजिट्स की। रेजिन कॉम्पोजिट्स हाइड्रोफोबिक फिलिंग मटेरियल है, यानी कि जब ये टूथ स्ट्रक्चर से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो टूथ स्ट्रक्चर हाइड्रोफिलिक है यानी कि एडहेरेंट, और जो फिलिंग मटेरियल यानी एडिसिव है हमारा वो हाइड्रोफोबिक है। तो क्या होता है कि टूथ स्ट्रक्चर एडहेरेंट उससे अट्रैक्ट नहीं करता है, इनके बीच में एडिसिव फोर्सेस डेवलप नहीं होती। तो क्या होता है कि जो रेजिन्स होते हैं यानी कि जो फिलिंग मटेरियल होता है वो वैसे अपनी सरफेस टेंशन की वजह से और अट्रैक्ट ना होने की वजह से, एडिसिव फोर्सेस डेवलप ना होने की वजह से वो अपनी ड्रॉपलेट शेप को मेंटेन रखता है और स्प्रेड नहीं करता टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे। तो इनके बीच में एडिजन नहीं हो पाती टूथ स्ट्रक्चर और रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट को अगर डायरेक्टली प्लेस करें एक दूसरे पे। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जाता है? प्राइमर यूज़ किए जाते हैं। प्राइमर को आप समझ सकते हैं कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। प्राइमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दो एंड्स होते हैं, एक एंड पे ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और एक एंड पे ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो प्राइमर जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है एडहेरेंट पे यानी कि टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे, और उस प्राइमर की हाइड्रोफिलिक साइड जो है वो टूथ स्ट्रक्चर से बाइंड करती है और हाइड्रोफोबिक साइड जो है वो रेजिन कॉम्पोजिट की सरफेस से बाइंड करती है। और इस तरह से ओवरकम किया जाता है उस मटेरियल या उस एडिसिव की सरफेस टेंशन को जो कि एडहेरेंट यानी टूथ स्ट्रक्चर से अट्रैक्ट नहीं होते और अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में डेवलप नहीं होती। आई होप कि आपको ये सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और इनकी रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ डेंटल मटेरियल्स जो है वो समझ में आई होगी। जो सबसे दो मेन फैक्टर्स थे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। दूसरे जो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं वेटिंग को वो है सरफेस एरिया, यानी कि एडिसिव और एडहेरेंट जितने लार्ज सरफेस एरिया में कांटेक्ट में आएंगे उतनी अच्छी उनकी जो है वो एडिशन होगी। और लास्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वेटिंग को वो है विस्कोसिटी ऑफ द एडिसिव। या अगर एडिसिव की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस मटेरियल की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना कम फ्लो करता है, और सॉलिड की सरफेस पे एडिसिव को स्प्रेड होने के लिए लो विस्कोसिटी रिक्वायर होती है, यानी कि जितनी कम विस्कोसिटी होगी वो उतना स्प्रेड करेगा, उतना फ्लो करेगा एडिसिव एडहेरेंट की सरफेस पे। तो जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना एडिसिव फ्लो करेगा एडहेरेंट की सरफेस पे, यानी कि स्प्रेड करेगा एडहेरेंट की सरफेस पे, और उतनी अच्छी ही वेटिंग होगी। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एडिशन प्रॉपर्टी की, कि एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी कितनी तरह की टाइप्स हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एडिशन को अफेक्ट करते हैं। और हमने ये भी समझ लिया कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं, किन मटीरियल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा एडिशन समझने में।